Words make us think, but music make us feel. Hello everyone, welcome to Talk Show of Delhi Today's. Today our episode is going to be singing centric because as a guest today we have Mr. Rishabh Chaturvedi, Indian Idol 11 fame. So without wasting any time, let's invite him and know about his journey. Hello Rishabh, how are you? Hello Shivani, how are you? I'm good. I'm How good. about you? All good, all good. Just अभी चल रहा है कोविड में हम घर पे आया हुआ हूँ अमृतसर. सो पेरेंट्स के साथ चल रहा है अभी Time आराम spent. से. या टाइम स्पेंड हो रहा Quality time, we can say that. है. यस. सो हमारे व्यूअर्स स्पेशली हम सब लोग इंडियन आइडल के तो फैन हैं ही वेदर कोई भी सीजन हो बट द थिंग इज आपने जो आपकी परफॉर्मेंस से आपके सिंगिंग से आपने बहुत लोगों का दिल जीता है एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं दे आर रियली जी. एक्साइटेड टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया आपके आगे क्या प्लान्स हैं और बहुत सारी चीजें तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं द हाँ जी. फर्स्ट क्वेश्चन इज यस. आप जो इस फील्ड में आए सिंगिंग फील्ड में और इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं सो आपको ये जो आई कैन से आपका पैशन ये कब से बना या स्टार्टिंग से ऐसा था या धीरे धीरे डेवलप एक्चुअली ये मेरे मॉम डैड दोनों प्रोफेशनल सिंगर्स हैं बेसिकली. ओके तो मेरे पूरे म्यूजिक मतलब पूरे फैमिली में म्यूजिक है. मेरा जो छोटा भाई है ही इज अ गिटारिस्ट एंड माय मॉम डैड दे ऑब्वियसली दे सिंग. सो ओके शुरू से ही खून में म्यूजिक था वैसे तो क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 3 साल का था मैं तब से ही गाना शुरू कर दिया था. अच्छा जब 3 साल का था मैं तब से ही गाना मेरे मॉम डैड के साथ पापा से सीखता था, मम्मा से सीखता था. फिर धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग ली एंड शुरू से बस माइंड में ये क्लियर था कि घर घर से भी क्लियर था कि इसने सिंगर ही बनना है. तो शुरू अच्छा से बस ये बहुत बहुत क्लियर था कि मेरे को एक सिंगर बनना है एंड आगे जाके और वही टचवुड अच्छा हो रहा है सब. अच्छा मतलब स्टडीज का इफ यू कैन से इतना प्रेशर नहीं था कि एकेडमिक्स में इसका करना है स्टडीज का मेरे लिए मेरे डैड का मुझे अभी भी याद है. मेरे डैड हमेशा ये कहते थे कि ऋषभ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम इतने अच्छे नंबर से पास नहीं होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम पास होते रहो बट मेरे को हम्म म्यूजिक बनना चाहिए. मतलब पापा So बस. we can say that in this case you are really lucky क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर वेरी वीकेंड्स की लकी. बात करें तो फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने पैशन को फॉलो करने की सो आपने आपने बोला कि 3 साल से ही जब आपके तो आपने म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया था तो किस टाइप की म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट था वी कैन से दैट बिकॉज उसमें भी काफी सारा होता है तो आपने किस टाइप का म्यूजिक सीखा बेसिकली स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने मेरे को बोला था कि स्टार्टिंग बेस जो है वो क्लासिकल म्यूजिक से ही रखना है. तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा स्टार्टिंग में. मैंने बाहर से गुरुजी मेरे दिपिन कपूर आदिवाल उनसे मैंने गुरुजी से अपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा. एंड फिर धीरे धीरे मेरा ये नहीं था. मेरे को शुरू से एक था कि मेरे को यार एक म्यूजिक में नहीं करना मतलब एक टाइप का म्यूजिक नहीं चाहिए. मेरे को हर एक टाइप की म्यूजिक है. तो अब मैं वेस्टर्न में फिर मैंने उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक सीखा. मैं बाहर से वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा एंड उसके बाद फिर मैंने अपना क्लासिकल म्यूज़िक सीखा. तो मैं बहुत कुछ नए-नए म्यूज़िक को सुनता रहता था. मैं जस्टिन बीबर को भी सुनता था, मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी सुनता था. तो मैं अलग-अलग टाइप का म्यूज़िक सुनता रहता था. तो मेरे को शुरू से ये था कि मेरे को एक मतलब एक जॉनर में नहीं जाना. मेरे को सब जॉनर आना ही चाहिए. वर्सेटैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे. डायनामिक वर्ड है तो उसमें हर चीज वी कैन से हाँ, जितनी हम चीजें सीख ले उतनी कम है हाँ, सो तो बस इंडियन आइडल सो हाँ जी, इंडियन आइडल से पहले लाइक यस. आपकी आपने आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या था कि मतलब आप कहाँ काम कर रहे थे या अगर सपोज इंडियन आइडल नहीं होता सो हाँ आज जी. आप कहाँ होते वी कैन से अगर आइडल नहीं होता मैं आइडल से पहले एक्चुअली मुंबई शिफ्ट हो चुका था. अच्छा हाँ जी, मैं अपने 12th के बाद मैंने कॉलेज अपना वहीं से मतलब प्राइवेट किया बट मेरे मॉम डैड को था तुम प्राइवेटली कर लो अपना स्टडीज़, ग्रेजुएट अपनी या प्राइवेट करके कर लो, कोई ज़रूरत नहीं कॉलेज में अभी जाने की तुमको, तुम अपने फ़ोकस करो अभी से ही म्यूज़िक में और साथ में प्राइवेट तुम पेपर देने अमृतसर आ जाना. सो आई वाज़ लाइक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज़ मेरे को शुरू से क्लियर था कि मेरे को आगे इंडस्ट्री में जाना ही है. तो मैं सिंगिंग करनी 12th के बाद मैं मुंबई चला गया था. तो पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मेरे को स्ट्रगल किया. मैंने देखा क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता मुंबई में क्योंकि मैं बिल्कुल नया था इंडस्ट्री में जाने के. तो ब असिस्ट भी किया मैंने काफ़ी लोगों को एंड उसके बट मेरे को दिखा नहीं कुछ उस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, क्या नहीं होगा. बट फिर आइडल आया. आइडल आने के बाद फिर मतलब ज लाइफ़ ही चेंज हो गई मेरी.
यस, तो फिर आइडल के बाद लाइफ चेंज हो गई एंड टच वुड अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। सॉरी। अगर हम बात करें इंडियन आइडल की, तो आपको लोगों से बहुत प्यार मिला, जजेस हो चाहे शो में कोई सेलिब्रिटी आए, या फिर हम अगर बात करें व्यूअर्स की, तो जी, उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया। तो आपने कहा कि इसके पीछे स्ट्रगल भी है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक दूसरा स्ट्रगल भी किया। जी, सो जी। उस स्ट्रगल में एक ये जज्बा चाहिए कि नहीं, अभी अच्छे दिन आएंगे, लाइक हुँ, हाँ, कुछ आगे गुड थिंग्स विल कम। सो वो यस। कैसे maintain किया? गुड। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे घर पे भी मेरे को सब बोलते हैं, जो भी लोग मेरे को जानते हैं, मैं सबको ये बात पता है कि मैं बहुत पॉज़िटिव इंसान हूँ। मैं कभी भी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ। मतलब अगर नेगेटिविटी मेरे अंदर इतना सा भी है ही नहीं। मेरे को ये होता है अगर आज नहीं हो कल अच्छा हो जाएगा, कल नहीं हो तो परसों अच्छा होगा। तो मेरे को बस मैं उस माइंड से बहुत क्लियर था कि मेरे को पता है आज नहीं अगर कुछ अच्छा हो रहा मेरे लिए तो कल वो ऊपर वाला बैठा है, मेरे को सब सेट हो बिकॉज़ मेरे को अपने मेहनत पे बहुत विश्वास है। क्योंकि मैंने जो अपना इतना टाइम प्रयास किया है, इतनी स्ट्रगल की है सब कुछ करके, तो मेरे को उस चीज़ पे बहुत फ़ेथ था कि अच्छा होगा एंड टच वही हुआ। सो मैं कभी नेगेटिव में गया ही नहीं हूँ, मैं हमेशा पॉज़िटिविटी मेरे अंदर रही है, पॉज़िटिव वे में चलता हूँ। सो इसलिए सब अच्छा था। तो ये बिकॉज़ बहुत अच्छी बात है। शुरू से हाँ जी। मेरा माइंड ऑलरेडी क्लियर था कि मेरे को जाना म्यूज़िक में है और जितना भी आएगा तो वो मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है, वो मैं बहुत उसको एक अच्छे वे में लेता था एंड उसको अच्छे वे में अपने अंदर अडॉप्ट करता था उस चीज़ को एंड उसके बाद ही मैं सोचता था कि यार ये यही चीज़ मेरे को आगे पहुँचाएगी एंड मैं हैपीली बहुत अपना काम करता था उसके लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो जहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब हाँ अपनी जी, लाइफ को खत्म करने के उसमें आ रहे हैं, उस टाइम पे पॉजिटिव रहना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, एंड जिसकी वजह येस, से जो लाइफ में चेंजेस आते हैं, आई थिंक वो पॉजिटिविटी की वजह से ही आते हैं। ऑब्वियसली। सो इंडियन आइडल की जर्नी आपकी कैसी रही? आइडल की जर्नी बहुत ही मैं आपको कैसे बताऊँ कि आइडल की जर्नी जो थी, मैं शायद आइडल में जा ही नहीं रहा था पहले। सॉरी। अच्छा। हाँ, आइडल में पहले मैं जा ही नहीं रहा था। तो मैं जब जिस दिन ऑडिशन था आइडल का, हुँ, हुँ। तो मैं उस दिन अपने घर पे पंजाब में अमृतसर में था एंड अच्छा। मुझे 11:30 फ़ोन आया कि आप ऑडिशन पे नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला मैं आइडल में सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे थोड़े शोज़ वगैरह लाइन्ड अप थे उस टाइम पे। तो वो कहते सर प्लीज़ हमें मतलब मैं उसका नाम लेना चाहूँगा भाई का। वो विशाल भाई थे, जो आइडल में थे, जिन्होंने मेरे को फ़ोर्स किया, मैं जानता नहीं था उनको, तो उन्होंने मेरे को फ़ोर्स किया कि ऋषभ आई वांट यू टू कम बिकॉज़ मैंने आपका वीडियो देखा एंड आई एम 110% श्योर कि आप अच्छे आगे तक जाएँगे, आप सेलेक्ट भी हो जाएँगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप प्लीज़ मेरे पे फ़ेथ रखिए और प्लीज़ आप आइए। तो मैंने पापा-मम्मा को ऐसे अपने मॉम-डैड को बताया कि मम्मा ऐसे-ऐसे सिस्टम है, 11:30 अभी ऑडिशन था, अभी तो आज का दिन मैंने उसे बोला अभी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, मैं तो अमृतसर में बैठा हूँ। वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी ऑडिशन है, कल दूसरों का ऑडिशन है, मैं आपका ऑडिशन कल करवा दूँगा सबके सामने, आप आ जाइए बस एक बारी। तो मैंने पापा को बोला, पापा कहते हैं ओके ऋषभ, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, आगे सोच लेना अगर जाना है, नहीं जाना, अभी जाके ट्राई करो। तो मैं वहाँ पे फिर नेक्स्ट मैंने उसी दिन रात की फ्लाइट कराई एंड अगले दिन जाते ही मैंने ऑडिशन दिए एंड फिर अच्छा। ऑडिशन जब दिए तो ऑडिशन क्लियर हो गए। ऑडिशन सब पास हो गए तो बहुत अच्छा ऑडिशन चलते पता नहीं कैसे कहाँ पहुँच गया मेरे को समझ ही नहीं आया। वही जब ऊपर वाले रास्ते बनाए होते हैं तो वो बन जाते कहाँ पे मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा एंड हुँ, हुँ। मैं पहुँच गया। सो वहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं बेसिकली, जी। कुछ ऐसा होता है कि हर कोई हर किसी से बेहतर होता है, अगर हम देखें जी, तो, जी, जी। बिकॉज़ कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। सो जी। वो कभी आपके मन में वो कॉम्पिटिशन की फीलिंग आई, या कभी ऐसा लगा कि मतलब जहाँ मेरे साथ इतना कॉम्पिटिशन है, सो हाउ कैन आई परफॉर्म? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि आ जाती है ये फीलिंग। हाँ सो जी, हाँ आपने जी। कभी एक्सपीरियंस किया? तो मैं जब गया मैं मतलब ऑडिशंस वगैरह थे, ऑडिशन में कितने काफ़ी लोग थे। तो मैं देखा मेरे मॉम-डैड को बताया मम्मा ऐसे-ऐसे ऑडिशंस हो रहे हैं, तो सब लोग बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरे डैड पहले से क्लियर थे ऋषभ डोंट जस्ट आपने अपने गाने पे फ़ोकस करो, अपना बेस्ट दो। आप आपको अगर अच्छा वहाँ पे गाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अच्छा नहीं गाओगे तो आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे। हुँ। तो मैं बस ये था कि मैं अपने गाने पे फ़ोकस रख रहा था उस टाइम पे, मेरे दिमाग कहीं पे नहीं था मेरा कि क्या होगा, कौन कैसा गा रहा है, कौन कैसा नहीं गा रहा, कौन सिलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। मेरे को सिर्फ़ अपने से मतलब था कि मेरे को सिर्फ़ अपना गाना अच्छा गाना है और सबको जजेस वगैरह खुश रहें, दैट्स इट।
Okay, so that's very again I can say a positive thing. So अगर suppose कीजिए कि कल शो है, तो या आज वाला जो एक होता है कि इतने टाइम हमें प्रैक्टिस करनी है, या फिर ऐसा होता है कि अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो हो सकता है उस टाइम पे इतनी एफिशिएंटली हम ना गा पाए। सो वो प्रैक्टिस करने का क्राइटेरिया आपने कैसे सेट किया? तो ऑडिशन जब हो गए थे, जब चले गए थे वहाँ पे आइडल में, जो सिलेक्ट वगैरह हो गए थे टॉप 15, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम सुबह से लेके 7:30 से लेके शाम के 8 बजे तक हम प्रैक्टिस ही करते थे सिर्फ, और कुछ नहीं होता। तो 7:30 सुबह उठते थे एंड शाम के 8:30 8 o'clock तक हम प्रैक्टिस करते थे। बीच में लंच करने का टाइम मिलता था और थोड़ा एक दो घंटे मिलते थे। बाकी हमारा ऑल टाइम एवरी टाइम 24/7 में से अगर 10 घंटे हम सो रहे हैं, तो बाकी सब हम बस प्रैक्टिस में गाने में ही चलता था सब कुछ। तो प्रैक्टिस में बस ही और दिमाग कहीं पे था ही नहीं, बस ये था कि ऋषभ गाना, आज जैसे शूट खत्म हुआ तो नेक्स्ट शूट के लिए कल गाने मिल जाते थे हमको। तो अच्छा। कल से लेके फिर नेक्स्ट शूट तक वो पूरे हफ्ते बस वो गाने चलते थे, प्रिपेयर करते थे। सो इंडियन आइडल में कोई ऐसा इंसिडेंस या फिर वी कैन से कोई ऐसा एपिसोड जो आपको यार बहुत मेमोरेबल है, या कुछ ऐसा हुआ जो बहुत जैसे कि मतलब बहुत अच्छा लगा, वी कैन से। आइडल में ऑब्वियसली वो तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट अभी तक का है, कि जब मैंने गाना लिखा था आलिया भट्ट के लिए एंड मैंने गाना कंपोज किया था आलिया भट्ट के लिए। सुना है वो मतलब। या तो वो भी मेरे का एक, वो भी ऐसा इंसिडेंट था कि मेरे को एकदम से, मेरे एक वहीं पे आइडल में क्रू थे देवांश करके। तो देवांश भाई ने मेरे को कहा कि ऋषभ तुम लिखते हो ना? मैंने हाँ जी। तो हमने सुना है तुम्हें आलिया भट्ट बहुत पसंद है। मेरा हाँ जी। तो कहते आलिया के ऊपर एक गाना लिख सकते हो? मैं ट्राई करता हूँ, मैं अगर आपको अच्छा लगा तो देख लेना। तो मैंने 2 दिन के अंदर, 2 दिन नहीं सॉरी, एक दिन के अंदर पूरा दिन बैठ के रातों गाना लिखा ना, नेक्स्ट डे सुनाया। तो सबको गाना इतना पसंद आया, तो सबने बोला कि आप स्टेज पे सबके सामने गाइए। तो फिर मैंने स्टेज पे जब सबके सामने गाया तो विशाल सर ने वो वीडियो बना के आलिया भट्ट को भेजी। ओके। तो या तो फिर आलिया भट्ट को जब भेजी वो वीडियो, तो फिर आलिया भट्ट ने वीडियो मैसेज मेरे को भेजा, थैंक यू सो मच ऋषभ, एंड वो वीडियो सबके मतलब है ही नेट पे। तो आलिया भट्ट ने स्पेशली भेजा मेरे लिए वो वीडियो कि ऋषभ थैंक यू सो मच, यू मेड माई दिस मंथ, यू मेड माई ईयर एक्चुअली। तो आई वाज लाइक, और वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। तो फॉर श्योर कि जब भी हमें अपना कोई फेवरेट पर्सन मिल जाता है और उनसे अप्रिसिएशन मिल जाती है, मतलब आपने उनके लिए गाना लिखा एंड देन उन्होंने उसी हम्बलनेस से वी कैन या से कि आपने वर्ड बैक किया, सबसे बड़ी खुशी आई थिंक कोई हो ही नहीं सकती। सो इफ जी आई टॉक अबाउट जजेस का सपोर्ट, बिकॉज वो जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जर्नी में, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ भी कमी हो तो उनका सीधा इम्पैक्ट हम पे आता है। बट जैसे कि हम लोग इंडियन आइडल देखते हैं, मतलब पहले भी जितने बार इंटरव्यूज हुए हैं, तो सभी बोलते हैं कि जजेस जो हैं दे आर रियली रियली सपोर्टिव। सो आपका क्या जो है आई कैन से पॉइंट ऑफ व्यू है? जजेस, मैं बोलना चाहूंगा कि आइडल में जजेस जो हैं विशाल सर, हिमेश और नेहा मैम, वो इतने सपोर्टिव थे कि वो जब आते थे, सबसे पहले जब अपने वैनिटी से बाहर आते थे, स्टेज पे आते, वो सबसे पहले स्टेज पे नहीं जाते थे, हम सब कंटेस्टेंट्स को मिलने आते थे, सारे के सारे जजेस पहले अच्छा। हमसे मिलते थे, हमसे बात करते थे कि कौन सा गाना गा रहे हो, क्या कर रहे हो। और हमको बहुत, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो जजेस हैं हमारे, ऐसा लगता था, हमको ऐसा फील होता था हम अपने फ्रेंड्स के सामने गाना गा रहे हैं, ओके। सीरियसली। तो वो इतना कंफर्टेबल कर देते हम, वो हम सबको इतना कंफर्टेबल कर देते थे कि हमको ऐसा लगता नहीं था कि बहुत कंपटीशन में गा रहे हैं। वो फैमिली जैसा माहौल हो गया था वहाँ पे स्टेज पे। अच्छा तो वो पूरा ऐसा लगता था कि यार जा रहे हैं, अब अच्छा सा गाना है। बाद में स्टार्टिंग में 2 जो एपिसोड्स थे उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये था कि नया एकदम स्टेज है, जजेस इतने सामने बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बंदा जो यहाँ से आके एकदम से उसको ऐसे मिल जाए तो लगता ही है कहीं ना कहीं। तो मेरे को थोड़ी 2 एपिसोड में प्रॉब्लम हुई, बट फिर सब ने मेरे को समझाया, विशाल सर, कि डोंट नर्वस होने की कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तुम्हारी फैमिली जैसे ही हैं, अब 6 महीने के लिए ये स्टेज तुम्हारा घर है। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर सब सेट होता रहा। जब आपको इस तरीके का सपोर्ट मिलता है, जिन लोगों के साथ आपने जजेस जजेस आर वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। तो अभी भी आप अभी आई कैन से कि उन कंटेस्टेंट्स के या जजेस के टच में हो, या मतलब हाँ जी, सबके साथ मेरा आइडल में, सबके साथ, मोस्टली सबके साथ मैं टच में हूँ। सब ओके। कंटेस्टेंट्स के साथ। एंड इनफैक्ट अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ही अभी रिदम का फ़ोन आया था कि पाजी कहाँ पे हो, मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैंने अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू कल घर आ जा। तो मैं सबके साथ टच में हूँ, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग में बहुत प्यार है। एंड जब भी हम
हम जैसे ये कोविड की सिचुएशन खत्म होएगी तो हम सब लोग गेट टुगेदर करेंगे और हम एक साथ फिर से महफिल जमाएंगे। सो सर कोविड की अगर हम बात करें ऋषभ, तो एक ऐसा मतलब सिंगिंग वीकेंड से कि जो लाइव, अगर हम किसी इवेंट्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जो लाइव देखने में मजा है, लाइव सुनने में मजा है, वो थोड़ा स्क्रीन में वीकेंड से इधर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपने या उस कोविड की सिचुएशन को कैसे यूज किया कि बिकॉज अभी जैसे इंडियन आइडल 11 जो है वो 2019 में आई गेस खत्म हुआ है, या सो उसके बाद 2020 से कोविड चल रहा है, तो आपने उस 20 सिचुएशन को कैसे मैनेज किया? या टू जो आइडल था वो 2020 मार्च में खत्म हुआ एंड आई गेस ओके। मार्च के बाद में ही वो कोविड शुरू हो गया। सो बेसिकली उससे पहले मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नेगेटिव है, बिल्कुल मैं, और जैसे आपने बोला कि मैं इस चीज़ में पॉजिटिव लेके गया कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आइडल खत्म हुआ तो 6 महीने मैं मुंबई था, तो मैं अपने मॉम डैड अपने फैमिली से बिल्कुल दूर अकेला था। 6 मंथ्स के लिए सबके साथ था, तो मॉम डैड बीच में आ जाते थे, 3-4 महीने में एक बार आते थे, तो ऐसा मिलना ज़्यादा होता नहीं था। तो जब आइडल खत्म हुआ एंड कोविड शुरू हो गया, तो मैंने उस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज किया कि मैं अपने फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली रहा ही, और जितना तुम अकेले रह के सोच सकते हो उस टाइम पे तुम्हारे पास ये था, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, वरना तुम्हारे पास दिन में 2400 काम होते हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो ऑब्वियसली लॉस होते ही हैं, लॉस हुए बिकॉज शोज वगैरह जो थे वो नहीं इतने हो पाए, बट फिर वही बात है, वो शोज नहीं हुए तो मैंने अपने आप कम से कम 80 to 90 कॉम्पोजिशंस अपनी रेडी की, जो अभी आगे फ्यूचर में मेरे को बहुत काम आएगी। तो मैंने अपने ऊपर इम्प्रूव किया, अपने गाने, अपना जो मेरा सॉन्ग्स का बैंक था, वो मैंने जो मेरा अगर आप कह सकते हो कि 100 था, तो वो अब 300 हो गया। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ली, मतलब आपने सिचुएशन को पूरा यूज किया, पूरा यूज़ किया। उसको यूटिलाइज किया, सो दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर हम बात करें अबाउट योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स कि आप आई कैन से कि 2 साल में, 5 साल में कहाँ अपने आपको, हमारी एक विजन होती है कि हाँ, एक क्लियर एम होता है कि हमें यहाँ पहुंचना है, सो वहाँ क्या देखना, मतलब कहाँ देखना चाहेंगे आप अपने आप? मेरे को बेसिकली मेरा विजन कैसे बताऊं मैं आपको, मेरा विजन बहुत क्लियर है कि मेरे को ये नहीं है कि मेरे को अरिजीत सिंह के लेवल पे जाना है, मेरे को ये नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, मेरा सिस्टम ऐसा मैं सोचता ही नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ ये है कि मेरे को अपने काम के साथ बिल्कुल 100% मेरे को फोकस रहना है अपने काम पे, एंड बाकी अगर मैं मेहनत करता रहूँगा, फोकस करता रहूँगा, तो जहाँ पे ऊपर वाला लेके जाएगा, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई जस्ट वांट टू स्टे। मुझे अब अपने साथ सिर्फ म्यूजिक हर टाइम रखना है, म्यूजिक से अलग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूजिक मेरे साथ हमेशा रहे, मैं म्यूजिक के साथ हमेशा रहूं, दैट्स इट। जो आपको अपने पैशन के साथ जुड़ने में खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं भी नहीं है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बट आई थिंक पैशन शुड ऑलवेज बी देयर टू कीप यू हैप्पी एंड अलाइव, आई गेस। यस, माय पैशन इज म्यूजिक, सो ऑब्वियसली मैं शुरू से यही चाहता हूँ कि अगर मैं बहुत खुश हूँ फिर मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं बहुत सैड हूँ तो मैं फिर म्यूजिक सुनता हूँ। तो मेरे को सिर्फ यही है शुरू से ही, और अभी तक भगवान मेरे को सिर्फ म्यूजिक के साथ रिलेट रखे, हमेशा म्यूजिक के साथ जुड़ा रखे। और मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत नाम कमाना है, ये मेरे दिमाग में कुछ चलता ही नहीं, मेरे को सिर्फ फोकस रहना है और अपने काम के साथ 100% सही करना है। सो अगर आप बात करें आपके फेवरेट सिंगर के बारे में, सो कौन है आपका फेवरेट सिंगर? मेरे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार जी हैं, एंड तो हाँ जी, एंड अभी जो मेरे फेवरेट सिंगर वो अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह, राइट? यस, अरिजीत सिंह। वो तो आई गेस हर पूरे इंडियन हाँ हाँ, जो पूरे है वो इंडिया फेवरेट है, मतलब उनके सॉन्ग्स चाहे मतलब इतने सोलफुल होते हैं कि जब हम सैड हैं या हम बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, सो वो फिर से एनर्जी भर देते हैं, कि रिलैक्स मूड में जो है हम लोग आ जाते हैं। सीरियसली तो इस टाइम पे अरिजीत ये, सिंह। अच्छा, उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग कोई बताओ कि हाँ लूप पर चल पाऊँ? अरिजीत सिंह का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो है फिर ले आया दिल। अच्छा, तो यस। उसकी कुछ लाइन अगर आप गाकर सुनाएं हमारी पूरी ऑडियंस को, बिकॉज़ दे आर ईगरली वेटिंग टू लिसन यू लाइव। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए, किस्मत को है
ये मंजूर क्या कीजिए, मिलते रहे हम बादस्तूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मयसर कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। थैंक यू सो मच। इट्स रियली सोलफुल ना, एक मिनट में ऐसा हो गया था कि हाँ उस चीज के साथ बहने वाला ना सिस्टम हो गया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगी कि Sure. जो लोग सोच रहे हैं अपने पैशन को फॉलो करने की या इंडियन आइडल में जाने की या किसी भी ऐसे सिंगिंग प्लेटफॉर्म पर जाने की, उनके लिए आपके एडवाइस क्या रहेगी? मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ जो आइडल में है वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं बताऊँगा कि पैशन जो अपना फ़ॉलो करते हैं वो प्लीज़ अपना पैशन फ़ॉलो कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड मैं चाहता हूँ कि जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली सपोर्ट आपको करती है तो वो तुम्हारे मतलब जैसे कैसे बताऊँ, अगर 50% आप हो तो वो 100% हो जाता है। अगर फैमिली सपोर्ट तुम्हारे साथ हो। तो मैं चाहूँगा अपने पैशन को, हर बंदे को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने पैशन को हमेशा फ़ॉलो करो, एंड मैं सब पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करो, बिकॉज़ जो पैशन है वो इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है बच्चों का उसमें, कि जो पैशन है उसमें ज़्यादा अच्छी तरह वो काम कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स अगर उनको फॉलो सपोर्ट करेंगे तो बच्चा बहुत ऑब्वियसली वो आगे तक जाएगा। एंड सिंगिंग में यही है कि सिंगिंग में नहीं, एक्चुअली सब चीज़ों में मेहनत के साथ अपना 100% दो, मेहनत करते रहो, एंड ये मत सोचो कि जल्दी-जल्दी सब कुछ मिल जाए। वो कुछ नहीं पेशेंस। होता। पेशेंस रखिए एंड मेहनत अपना करते रहिए, अपने काम के साथ बहुत ईमानदार रहिए, तो ऑब्वियसली सब अच्छा होगा, दैट्स इट, एंड नेगेटिव मत सोचो। So, Rishabh, today's episode is full of positivity. या I can say that, full of good talks and positivity. And Dilip, today's wish you a very bright future ahead. थैंक यू आप सो जो कर रहे हैं उसमें आप एक्सेल करें, and thank you for giving us your time. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay.